प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार से हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 9 मई को मची हिंसा को लेकर इमरान खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान जनरल हेडक्वार्टर GHQ पर हमला भारत के पाकिस्तान विरोधी अभियान के उद्देश्यों में शामिल था। भारत के इस सपने को इमरान खान और उनके समर्थकों ने पूरा कर दिया। आसिफ ने सियालकोट में पाकिस्तानी सेना के समर्थन में आयोजित पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 9 मई को पाकिस्तान के अस्तित्व पर हमला किया गया था। एक व्यक्ति इमरान खान ने यह हमला सिर्फ अपनी सत्ता के लिए किया था। GHQ रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने यह हमला किया था। ख्वाजा आसिफ ने दुख जताते हुए कहा कि जब उपद्रवियों के एक समूह ने पवित्र स्मारकों पर हमला किया तो शहीदों के परिवारों और उनके उत्तराधिकारियों को कैसा लगा होगा। उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी की वफादारी पर शक नहीं करता, लेकिन मुझे उन लोगों की नीयत पर शक है जिन्होंने 9 मई को हुए हमले की अगुवाई की थी। इससे पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चामिंडा में यादगार-ए-शुहदा शहीद स्मारक का दौरा किया और फतिया अदा करने से पहले शहीदों की कब्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने बिना किसी का नाम लिए आलोचना की कि एक राजनीतिक नेता मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि वे सशस्त्र बलों को निशाना बनाने में बाहरी तत्वों को शामिल कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की सेना आज भी पहाड़ की तरह डटी हुई है, जबकि जांबाज जवान प्यारे मुल्क के लिए जान न्यौछावर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के बलिदान को मान्यता देने और राष्ट्र के बीच एकता दिखाने के लिए एकजुटता व्यक्त करने की आवश्यकता है। 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर समेत कई अन्य शहरों में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस वाहनों को आग लगा दी थी। इस हिंसा में कम से कम 10 लोग मारे गए थे और दर्जनों अन्य घायल हो गए थे। पूरे पाकिस्तान में 72 घंटे से अधिक समय तक इंटरनेट सर्विस बंद रही। इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे समर्थकों ने 9 मई को रावलपिंडी में GHQ और लाहौर में कोर कमांडर हाउस, जिन्ना हाउस सहित संवेदनशील राष्ट्रीय संस्थानों और इमारतों पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने शहीद स्मारक में भी तोड़फोड़ की और रेडियो पाकिस्तान की इमारत में आग लगा दी। इसके बाद नागरिक और सैन्य संपत्तियों पर हमले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने 13 मई को एक संयुक्त जांच दल GIT गठित करने का फैसला किया। पाकिस्तानी सेना ने 9 मई को ब्लैक डे बताया। हमलावरों के खिलाफ सैन्य अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की कसम खाई है। आइए पाकिस्तान और रूस के बारे में बात कर लें। पाकिस्तान और रूस ने दोनों देशों के बीच व्यापार की लागत को सुविधाजनक बनाने और कम करने के लिए उद्देश्य से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता रूस के कजान में आयोजित मुस्लिम देशों के लिए 3 दिवसीय आर्थिक सम्मेलन के दौरान किया गया। इस सम्मेलन में 85 मुस्लिम देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य मुस्लिम देशों के साथ रूस की दोस्ती को मजबूत करना था। रूस भारत का पुराना दोस्त है, ऐसे में रूस और पाकिस्तान की दोस्ती भारत की चिंता को बढ़ा सकती है। पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ही रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर समझौता किया था। हालांकि रूस अपने पाकिस्तान के साथ संबंधों को अलग बताता है। पाकिस्तान और रूस के बीच हुए समझौते के तहत पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय और रूसी संघ की संघीय सीमा शुल्क सीमाओं के बीच सीमा शुल्क संयोग से संबंधित प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। यह प्रोटोकॉल दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है। यह प्रोटोकॉल पाकिस्तान और रूस के बीच माल की सुचारू आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के अलावा रूसी बाजार में प्रवेश करने पर पाकिस्तानी उत्पादों के लिए पर्याप्त सीमा शुल्क छूट भी प्रदान करता है। प्रोटोकॉल में प्रशासनिक सहयोग और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की इंटीग्रेटेड टैरिफ के ढांचे के भीतर सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री नवीद कमर शामिल हुए थे। अपनी यात्रा के दौरान नवीद कमर ने रूस के तातारस्तान के नेता रुस्तम मिनीखानोव के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पाकिस्तान और रूस के बीच खासतौर पर तातारस्तान को लेकर आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर बातचीत की। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय की एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार ऐतिहासिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर पाकिस्तान और रूस के बीच वाणिज्यिक संबंधों के विकास के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा स्थापित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। पाकिस्तानी मंत्री नवीद कमर ने रूस की सरकारी मीडिया RT को बताया कि पाकिस्तान और रूस के बीच व्यापार और राजनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई हैं, खासकर तेल और गैस व्यापार के संबंध में। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि रूस और पाकिस्तान ने अपने व्यापार और राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों के बीच हुई कई बैठकों का उल्लेख किया, विशेष रूप से रूसी तेल मंत्री की इस्लामाबाद यात्रा की, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो
जरदारी की रूस यात्रा हुई। भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर परोक्ष रूप से रूस का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रूस के खिलाफ आए किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में भारत ने वोट नहीं किया। इतना ही नहीं, भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बावजूद रूस की आलोचना नहीं की। इसके बावजूद रूस और पाकिस्तान में बढ़ती दोस्ती भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है। पाकिस्तान कंगाल होने के बावजूद आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने, उसकी फाइनेंसिंग करने जैसी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। रूस से दोस्ती बढ़ा रहा पाकिस्तान चोरी चुपके यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने आरोप लगाया था कि उनको मिल रहे पाकिस्तानी हथियार घटिया क्वालिटी के हैं। हालांकि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से इनकार किया। कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान अपने हथियारों को सीधे यूक्रेन न भेजकर यूरोप के रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश भी पाकिस्तान में बने हथियारों को यूरोप के रास्ते यूक्रेन भेज रहे हैं। आइए अब जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लें। जम्मू और कश्मीर में भारत की अध्यक्षता में 22 से 24 मई तक होने वाली तीसरी G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के लिए मंच तैयार है। यूरो रिपोर्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह डेवलपमेंट प्रोसेस और वेलफेयर इनिशिएटिव को पेश करने का अवसर है। G20 में विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्ति पर्यटन बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को विदेशी पर्यटकों को देखने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार G20 दुनिया के सामने यह पेश करने एक मंच है कि कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस और वेलफेयर इनिशिएटिव का उपयोग बातचीत करने और क्षेत्र में लंबे समय तक संघर्ष से बनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार युवाओं में यह विश्वास जगा है कि जल्द ही बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक कश्मीर की यात्रा करने लगेंगे। G20 पर्यटन कार्य समूह के श्रीनगर में होने वाली तीसरी बैठक के लिए अब तक कुल 60 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। इनमें से G20 में शामिल देशों में 17 ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। वहीं 3 देशों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। यह 3 देश हैं चीन, तुर्की और सऊदी अरब। सम्मेलन में भाग लेने आ रहे विदेशी मेहमानों को हेरिटेज होटल ललित ग्रैंड और ताज विमानतल में ठहराया जाएगा। मेहमानों की परिवहन सुविधा के लिए 250 वाहनों को तैयार रखा गया है। इसके अलावा G20 पर्यटन कार्य समूह का तीसरा अंतिम सम्मेलन श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वहीं केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सम्मेलन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड से ऐसी खबर आ रही है जिससे कि सभी लोग पसोपेश में हैं। उत्तराखंड में अपनी बेटी की शादी एक मुसलमान युवक से कर रहे हिंदू बीजेपी नेता ने पार्टी के सदस्यों को याद दिलाते हुए कहा कि वो ये ना भूलें कि ये 21वीं सदी है और सभी को अपनी पसंद से रहने का हक है। पौड़ी गढ़वाल नगर पालिका के अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी मोनिका की शादी 28 मई को मूल रूप से अमेठी के रहने वाले मोनिस अहमद के साथ हो रही है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी आलोचना के बाद कहा, ये 21वीं सदी है और हमारे बच्चों के पास अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। बेनाम ने कहा, जो लोग इस शादी को धर्म के नज़रिए से देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये 2 परिवारों के लिए बहुत अहम है। इसमें 2 युवा शामिल है और यहाँ धर्म सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि ये शादी हिंदू रस्मों रिवाज से हो रही है। मोनिका और मोनिस की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस शादी को लेकर लोग अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। बीजेपी के सदस्य और समर्थक यशपाल बेनाम को आलोचना कर रहे हैं। बेनाम की पत्नी उषा रावत की तरफ से जारी शादी के निमंत्रण पत्र में दूल्हा और दुल्हन हाथों में मालाएं लिए खड़े हैं। मोनिस और मोनिका लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों परिवारों ने उनके इस फैसले का समर्थन किया है। उत्तराखंड के गौ सेवा आयोग के सदस्य बीजेपी से जुड़े धर्मवीर गोसाई ने कहा है कि हम इस तरह की शादियों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम G7 के बारे में बात कर लें। जापान के हिरोशिमा में G7 देशों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के अंत में जो संयुक्त बयान जारी किया गया उससे चीन नाराज हो गया है। चीन ने संयुक्त बयान के खिलाफ G7 देशों के खिलाफ कूटनीतिक तरीके से विरोध किया है। बता दें कि G7 देशों ने अपने संयुक्त बयान में ताइवान, पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर के मामले में चीन की कार्रवाई की निंदा की है। वहीं चीन ने इस बयान को उसके आंतरिक मामलों में दखल माना है, इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है। G7 देशों की बैठक के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया उस पर चीन का खूब जिक्र किया गया। बयान में कहा गया कि G7 देश भी चीन के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन वह चीन के ताइवान, पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के मुद्दों को लेकर चिंतित भी हैं। G7 देशों ने चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले पर भी बात की और कहा कि तिब्बत, हांगकांग, जिनजियांग में मानवाधिकारों का स्थिति खराब है और उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखने पर भी चिंता जाहिर की है। वहीं G7 देशों के संयुक्त बयान से चीन से नाराजगी जाहिर की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की चिंताओं के बावजूद G7 देश चीन के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं, उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि चीन सख्त तौर पर इसकी निंदा करता है और दृढ़ता से इन आरोपों को खारिज करता है। बता दें कि यूक्रेन को भी G7 देशों की बैठक में आमंत्रित किया गया था। बयान में यह भी कहा गया कि उम्मीद करते हैं कि चीन यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाएगा।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।